नाज़रीन, जिस तरह से दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है और जिस तरह से ह्यूमैनिटी की ये जंग लड़ी जा रही है वो बहुत ही हिस्टोरिक है। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आईसीजे का फैसला आ गया है। आलमी अदालत ने अपनी ओपिनियन जारी कर दी है और उसने ये बात डिक्लेयर की है कि इजराइल ने वायलेशन की है, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है, जेनेवा कन्वेंशन जो हुई थी उसकी वायलेशंस की हैं। यानी सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो आलमी अदालत ने यह कह दिया है कि इजराइल ने वॉर क्राइम्स किए हैं। ये दुनिया के संगीन तरीन जराइम है, संगीन तरीन क्राइम्स हैं और इसकी वायलेशन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक और एक ऐसा अमल जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता और वो मुल्क जो है वो दुनिया के लिए खतरनाक मुल्क होता है, तो उसकी वायलेशन जब वो इजराइल ने की है, ये आलमी अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है। जो अकाउंटेबिलिटी की जंग है, इजराइल को अकाउंटेबल ठहराने की जंग है, जो इजराइल को वेस्ट के अंदर गिल्टी साबित करने की जंग है, जो इजराइल का वेस्ट के अंदर नैरेटिव को तोड़ने की और शिकस्त देने की जंग है, उसमें यह फैसला जो है वो बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल है। देखें, ये इदारे जो हैं ये कोई फैसला कुन ताकत तो नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी में जो फैसला ये दे रहे हैं, या जैसे उन्होंने वारंट्स जारी किए हुए हैं जिसकी वजह से आप देखें नेतन्याहू जो है वो उनकी एयर स्पेस से फ्लाई नहीं कर सकता और एक मुसलसल तलवार लटक रही है, मुसलसल तलवार लटक रही है और चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं कि इजराइल ने ये किया है। तो ये एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इजराइल जो है वो अग्रेशन कर रहा है और मजीद अग्रेशन की तैयारी कर रहा है। किस लिए? इस तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो उसकी डिफीट हुई है, जो उसकी पसपाई हुई है, जो उसकी सुबकी हुई है, उसको बैलेंस करने के लिए वो गजा के ऊपर अग्रेशन कर रहा है, वो वेस्ट बैंक पर अग्रेशन कर रहा है, वो कोई बड़ी जंग छेड़ सकता है लेबनान के साथ, ईरान के साथ, और सीरिया में बॉम्बिंग कर सकता है, यमन पर बॉम्बिंग कर सकता है। तो दूसरी तरफ इजराइल जो है वो अग्रेशन करके इस सारी डिफीट को जो है वो कवर करना चाहता है और अपनी हेजेमनी जो है वो साबित करना चाहता है। अब एक तरफ ये फैसला आया है और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि इजराइल में वेस्ट बैंक को अनेक्स करने के हवाले से, वेस्ट बैंक पर अपनी सुवरेनिटी डिक्लेयर करने के हवाले से बिल जो है वो इब्तदाई तौर पर पास कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है, ये इलाकाई जंग को दावत देने वाली बात है। यानी वेस्ट बैंक पर मुकम्मल वो उसको इजराइल में शामिल करने जा रहे हैं। तो इसको जो उन्होंने पास कर लिया है, तो ये इलाकाई जंग को दावत देने वाली बात है। तो एक तरफ नाज़रीन जंग है, जिद्दोजहद है इंसानियत के लिए, ठीक है ना, और इन इवल ताकत से निजात हासिल करने के लिए और इसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए और इंसानियत को जो है वो दोबारा इस प्लेनेट के ऊपर बहाल करने के लिए ये एक तरफ ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है, मोरालिटी की जंग जो है वो लड़ी जा रही है। और दूसरी तरफ ये एंटिटी है जो मजीद इस तरह के क्राइम्स जो है वो करना चाहती है, मजीद इस तरह का अग्रेशन जो है वो करना चाहती है। तो ये दो पैरेलल ताकतें हैं जो दुनिया में इस वक्त लड़ रही हैं। आखिर में इंसानियत की जीत होगी। और इजराइल देखे ना कैसे अपने जो है ना पापर को हाड़ी मारा है। पहले इसने यूक्रेन में टांग अड़ाई रशिया के खिलाफ, और अब इसने ताइवान के अंदर नाज़रीन टांग अड़ाना शुरू कर दी है चाइना के खिलाफ, यानी खुली जंग चाइना से मोल ले ली है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जो है वो चाइना को मिसाइल दे रहा है और उनको बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाने में मदद दे रहा है, और आयरन डोम की तर्ज का जो एयर डिफेंस है वो बनाने में इजराइल जब वो खुफिया तौर पर ताइवान की मदद कर रहा है। यानी चाइना के खिलाफ खुली जंग जब इसने मोल ले ली है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। दुनिया में एक और बड़ा फिनोमेना जो है वो जन्म ले रहा है, वो ये है नाज़रीन के जो दूसरी आलमी जंग है, इसके अंदर जो दो उस वक्त की सबसे बड़ी एम्पायर, सबसे बड़ी ताकतें जो शिकस्त खाई हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो दोबारा से मिलिटराइजेशन कर रही है, दोबारा से अपनी फौज खड़ी कर रही है, दोबारा से अपनी आप कह लें हथियार बना रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, मिलिटराइजेशन वो दोबारा से कर रहे हैं। जर्मनी ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू कर चुका है। अब दूसरा मुल्क, उस मुल्क का नाम है जापान। जापान भी अब इस प्रोसेस को जब शुरू करने जा रहा है। तो अब देखिए, वो मुल्क जहां पर अमेरिकन फौज बैठी हुई है, अब वो इस बात पर भी अपने लिए सिक्योरिटी नहीं समझ रहे हैं, बल्कि अब हर कंट्री ये समझ रहा है कि उनको खुद को जब हथियार उठाने हैं। तो ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है कि ये इंस्टीट्यूशंस और ये सिक्योरिटी गारंटीज और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो ग्लोबल पावर्स के दरमियान हुई वो सारी कोलैप्स कर रही हैं। लेकिन अगेन दुनिया अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं पहुंची है। यहां से रिवर्सल हो सकता है लेकिन नामुमकिन के करीब है, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाइना राइज कर रहा है और अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है, और अमेरिका को दोबारा से अपने एम्पायर को असर्ट करना है। बड़ी जंग से बचने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि बड़ी पावर जो है वो रिफॉर्म करें ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंदर और ये तय कर लें कि ये अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, ये चाइना का होगा, ये रशिया का होगा, ये उनका होगा।
तो ऐसे तो कभी भी अमेरिका इस बात पर मानेगा नहीं। तो इसलिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर अभी दुनिया गई नहीं है, लेकिन वापसी फिर भी नहीं है, नामुमकिन हो चुका है यहां से वापसी करना, क्योंकि पहली बार एक बड़ी ताकत जो है वो मशरिक के अंदर राइज कर रही है, जो वेस्टर्न हेजेमनी के खिलाफ सबसे बड़ा जब धचका है। अच्छा जी, आईसीजे से हम जो है वो शुरू करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का जो रास्ता है उस पर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और देखिए, ये सीज फायर हुआ है तो इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मजीद होंगी, इसलिए इजराइल जब वो जंग को जारी रखना चाहता है। तो आलमी अदालत ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इसने 4th जेनेवा कन्वेंशन उसकी खिलाफवर्जी की है। उसमें क्या है, उसमें दुनिया ने यह तय किया कि ये चीजें अगर होंगी तो वो वॉर क्राइम्स हैं, यानी सिविलियंस को मारना, उनको टॉर्चर करना, मिलिट्री मींस के लिए सिविलियन प्रॉपर्टी को, उनकी लाइव्स को डिस्ट्रॉय करना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है ना। ये सारा 4th जेनेवा कन्वेंशन के अंदर इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें इजराइल ने की हैं। तो उन्होंने एक इसको जब डिक्लेयर कर दिया। इंटरनेशनल लॉ जो है वो इजराइल को प्रोहिबिट करता है कि वो फैमन को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करे। ये आलमी अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है कि फैमन को एज अ वेपन ऑफ वॉर इजराइल ने इस्तेमाल किया। ये सारा जेनोसाइड है। देखिए, ये जेनोसाइड की बात हो रही है। फैमन को एज अ वेपन ऑफ वॉर इजराइल ने इस्तेमाल किया है। इजराइल ने सिविलियंस को प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो एड थी, फूड था और हेल्थ केयर थी, उसकी अनलिमिटेड जो एक्सेस है उसको भी अलाउ नहीं किया। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आगे मिलकर जेनोसाइड को साबित करते हैं। 1100 फलस्तीनियों को जीएचएफ सेंटर, अब ये देखें, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ये एक पूरा यानी कि आप कह लें कि फंदा है जो तैयार हो रहा है। तो जीएचएफ ने 1100 लोगों को मारा है, आलमी अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है। ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन 11, और ये 1100 से भी ज्यादा होंगे, लेकिन 1100 उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इजराइल ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको ब्रीच किया है, उनको तोड़ा है अंडर द 4th जेनेवा कन्वेंशन। ये काफी लंबी, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें यानी ये बहुत बड़ा फैसला है। 4th जेनेवा कन्वेंशन, ये सिविलियंस की प्रोटेक्शन, वॉर क्राइम्स, उनके ऊपर टॉर्चर, उनकी सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ उसके अंदर जब लिखा हुआ है, और दुनिया ने ये बैठकर तय किया कि ये नहीं करेगा, ये कोई भी नहीं कर सकेगा। तो इजराइल कहता है उसने नहीं किया है, आलमी अदालत कह रही है नहीं, तुमने किया है। इजराइल मस्ट नॉट यूज स्टारवेशन एज मेथड ऑफ द वॉरफेयर। आईसीजे, वेपन ऑफ वॉर के तौर पर इस्तेमाल मत किया जाए। और अगली बात सुनिए, आईसीजे ने कहा है यूनरवा, आपको याद होगा इजराइल ने यह इल्जाम लगाया कि यूनरवा में हमास के मेंबर्स हैं। अमेरिका ने अपनी फंडिंग यूनरवा के लिए कट कर दी, उसके बाद बर्तानिया ने, यूरोप ने, सारे वेस्टर्न मुल्कों ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फंडिंग जब वो कट कर दी यूनरवा के लिए। अच्छा, यूनरवा को डिस्ट्रॉय करना क्यों जरूरी था? क्योंकि जेनोसाइड करने के लिए यूनरवा को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था, क्योंकि जो यूनरवा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे गजा में फैला हुआ है और वो बड़े इफेक्टिव अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं। और फिर इससे भी बढ़कर यूनरवा वो इदारा है जो फलस्तीन के लिए बनाया गया, और उसके पास सारा रिकॉर्ड है जो 47-48 से जो फलस्तीनी डिस्प्लेस हुए हैं, जिनके पास राइट टू रिटर्न है, उसका सारा रिकॉर्ड यूनरवा के पास मौजूद है। तो अगर यही नहीं है तो फिर वो जो फलस्तीनी है वो वापस नहीं आ सकते, जो मौजूद हैं उनको भी वो डिस्प्लेस करने का इरादा रखते थे। तो आलमी अदालत ने यह कह दिया है कि इजराइल ये सबूत नहीं दे सका कि यूनरवा जो है वो उसमें कोई हमास के मेंबर्स थे, ये इजराइल साबित नहीं कर सका। ये बहुत बड़ा तमाचा है उन मुल्कों के मुंह के ऊपर भी जिन्होंने फंडिंग जब रोकी थी, और उनके ऊपर अब मजीद दबाव जब बढ़ने जा रहा है उनके अपने लोगों का। अच्छा, तो ये एक मुख्तसर 2-4-5 हेडलाइंस में मैंने आपके सामने ये फैसला रखा है। अब इसको जरा अल जजीरा कैसे इसको एनालाइज कर रहा है, उससे आपको अंदाजा होगा ये कितना बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की कोर्ट का ये जो फैसला है, ये एक तलवार की तरह लटकता रहेगा इजराइल के सर के ऊपर इन द फ्यूचर, विल हैंग ओवर द हेड ऑफ इजराइल इन द फ्यूचर। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इमीडिएट अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवा सके, यानी इस फैसले से यह नहीं होने जा रहा कि फौरी इमदाद खुलने जा रही है, फौरी, मतलब ये उस तरह की कोर्ट और उस तरह की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि इसी तरह की रूलिंग जो है वो आलमी अदालत ने लास्ट ईयर दी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो सेटलमेंट्स हैं ये गैर कानूनी हैं और इनको जब वो खत्म होना चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया, और उसका नतीजा यह निकला कि बहुत सारे मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट्स निकाल ली, और उसका नतीजा यह निकला कि बहुत सारे मुल्कों ने यह डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सेटलमेंट्स हैं इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम यहां से चीजें इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सेटलमेंट्स हैं इनके अंदर इकोनॉमी चलती है, यानी वहां पर छोटी छोटी फैक्ट्रीज कायम हैं, इससे सामान यूरोप भेजा जाता है, जिससे इन सेटलमेंट के अंदर रहने वाले सेटलर्स की इकोनॉमी चलती है, वो उसके अंदर ही काम करते हैं। तो अगर इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो जाए इन सेटलमेंट से, तो ये कायम नहीं रह सकती, ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो नतीजा ये निकला कि वो बहुत सारे मुल्कों ने अनाउंस कर दिया, तो फलस्तीनी रियासत को जब रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसी तरह की आउटकम इस फैसले के बाद जब आने वाली है,
यानी ये फौरी इंप्लीमेंट तो नहीं करवा सकती, लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी के रास्ते के ऊपर यह बहुत बड़ा फैसला है। जैसा कि उन्होंने कहा कि यह एक इंपॉर्टेंट लीगल फाइल है जिसका बिल्डअप हो रहा है, इजराइल की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पूरा फंदा है जो तैयार हो रहा है और उस रास्ते में यह अहम तरीन इकदाम है। और यह इंपॉर्टेंट है फलस्तीनी लोगों के लिए, बिकॉज इवन इजराइल अगर इसको फिल फॉर इग्नोर भी करेगा और रिजेक्ट भी करेगा, इट विल हैंग ओवर द हेड ऑफ इजराइल फ्रॉम दिस मोमेंट। ये एक तलवार है जो मुसलसल लटकती रहेगी। ये फैसला अब आ चुका है और इजराइल के सर के ऊपर मौजूद होगा। उनका इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से उनको अभी अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो ही दुनिया की रियलिटीज बदलेगी इसी फैसले के तहत इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और जो आगे जेनोसाइड का केस है वो भी तो इसी अदालत में चलना है ना। आईसीसी और आईसीजे ये एक ऐसी अदालतें हैं जो वेस्टर्न हैं, वहां पर उनका इन्फ्लुएंस है, सारी चीजें हैं, तो इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि कितने बड़े दबाव में ये कितने बड़े फैसले कर रहे हैं। वो सिर्फ राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, वो वारंट सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और इसी अदालत में जेनोसाइड का केस चलना है। तो यही अदालत बता रही है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है, जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन हुई है, सिविलियंस को सिस्टमैटिक तरीके से मारा गया है, वॉर क्राइम्स किए गए हैं। तो आगे जेनोसाइड का केस भी तो इसी ने एस्टैब्लिश करना है ना। तो वो एक फंदा है जो तैयार हो रहा है। सो अब ये आखिरी लाइन है अल जजीरा की, इट विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इन द फ्यूचर। जो ही दुनिया बदलेगी, जो ही ये इजरायली लॉबी का शिकंजा ये कम होगा, इसका इन्फ्लुएंस जब घटेगा और वेस्ट जब इसको अबैंडन करेगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी। तो उस तनाजुर में बड़ा बहुत गैर। फिर आप जरा ये हैरेट्स की एक और खबर देखिए। हैरेट्स ने ये बताया है कि 460 इजरायली सेलिब्रिटीज, इंटेलिजेंशिया, स्कॉलर्स, उनके प्रोमिनेंट जो लोग हैं 460, वो अमेरिका में भी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं, इजराइल में भी रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल को अकाउंटेबल ठहराया जाए। जरा देखिए, हंड्रेड्स ऑफ प्रोमिनेंट इजराइलीज अर्ज वर्ल्ड पावर्स टू होल्ड इजराइल अकाउंटेबल फॉर गाजा अट्रोसिटीज। अब बताइए मुझे, इजराइली वर्ल्ड पावर से और यूनाइटेड नेशन से और आलमी अदालत से यह मुतालबा कर रहे हैं कि इजराइल को कटहरे में लाया जाए जो फलस्तीनियों के साथ इसने किया है। ये उनके प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, स्कॉलर्स हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है ना, प्रोमिनेंट लोग हैं मुख्तलिफ शोबों के। उन्होंने ये बात की 460 इजराइल को कटहरे में लाया जाए, तो एक ये चीज होगी। फिर आप देखिए इस एंटिटी ने कैसे टांग अड़ाना शुरू की। देखिए जैसे होता है ना, कोई भी आपको माजी के बहुत सारे किरदार जो है वो मिल जाते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वो ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठते हैं। तो ये भी अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है ना इस वक्त खो बैठे। अब पहले इन्होंने यूक्रेन में टांग अड़ाई, वहां पर असलहा देना शुरू किया रशिया के खिलाफ। अब इन्होंने ताइवान में टांग अड़ाना शुरू कर दिया, वहां पर असलहा देना जब शुरू कर दिया। आज ये रिपोर्ट सामने आई है, इजराइल्स हेल्पिंग हैंड फॉर ताइवान्स आयरन डोम। इजराइल सीक्रेटली ताइवान को हेल्प कर रहा है और टी डोम ताइवान डोम यानी कि वो बना रहा है आयरन डोम की तर्ज पर। और ताइवान के जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने इजराइल का दौरा किया है रिसेंटली खुफिया तौर पर, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब वो आगे बढ़ाएंगे। टी डोम मिसाइल, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी, रेडार, मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो एरो 2 सिस्टम, ये सारा जब ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये चाइना के खिलाफ जब वो खुली जंग है, ठीक है ना। तो बात पता क्या है, अब देखें फिरौन जो है उसने फौजें अपनी समंदर में भी उतार दी। तो ये जो फिरौन होते हैं ना, ये आखिरी लम्हे तक फिरौन होते हैं। तो इजराइलियों का ना लहजा बदलेगा, ना माइंडसेट बदलेगा, ना उनके इकदामात बदलेंगे, अनटिल एंड अनलेस के वो उस दोनों तरफ से पानी मिल जाएगा और वो उसमें, ठीक है ना। यानी फिरौन ये नहीं होता कि वो कन्विंस हो जाए और कहे कि भाई ये मैंने गलत किया था, और या उसको निदामत हो जाए। तो ये ना निदामत करने वाले हैं, ना अपने एक्शंस को रिव्यू करने वाले हैं। ये आखिरी दम तक फिरौन ही रहेंगे अनटिल कि वो अंजाम जो वो बिल्कुल आ पहुंचे। तो आखिरी दम तक इनके इकदामात, इनका लहजा, इनकी लैंग्वेज, इनकी एरोगेंस उसी तरह से रहेगी। लेकिन ये कोई अकलमंदी का काम इन्होंने नहीं किया। जो रियलिटीज दुनिया में बदल रही है इनको बिल्कुल सूट नहीं करता था ये सारा कुछ करना, और इसके नताज होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जनाब अली, जब अमेरिकन ऑफिशियल्स इजराइल के अंदर मौजूद हैं और आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वो दौरा कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि वेस्ट बैंक की सोवरेनिटी का जो बिल है वो बढ़ा दिया है और उसको पहली यानी उसके अंदर जब वो पास कर लिया, पहले मरहले के अंदर उसको पास कर लिया गया है। ये बिल्कुल अपना ज़हनी तवाज़ुन जब वो खो बैठे, यानी अब वेस्ट बैंक को ये ले जाएंगे और इन हालात के अंदर रीजन चुप करके बैठा रहेगा, सब चुप करके बैठे रहेंगे, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन जब वो खो बैठे। और उधर 46 सेनेटर सामने आ गए, उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी रियासत और ये अच्छा जी, तो सोवरेनिटी इंपोज की जाए वेस्ट बैंक के ऊपर, ये पास हो गया है और 25 वोट जब उसको मिले हैं और 24 वोट्स इसके खिलाफ गए हैं। और बैंकवर ये कह रहा है कि इट्स टाइम टू इंपोज सोवरेनिटी ऑन द वेस्ट बैंक नाउ, इस अभी वेस्ट बैंक को अपने उसमें शामिल कर लो। और इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि ट्रेनिंग दोबारा से शुरू हो रही है
और फौज को कहा है कि तमाम फ्रंट्स के ऊपर वो तैयार रहें, मेंटेन रेडीनेस एंड अलर्टनेस ऑन द नॉर्दर्न फ्रंट, खास तौर पर। यानी अब देखिए ना, यानी सीरिया और जो लेबनान वाला फ्रंट है वहां पर फौजों को तैयार रहने का हुक्म दिया है, तो ये अग्रेशन करते रहेंगे। तो अब देखिए यूई का क्या स्टेटमेंट आया है। यूई डिप्लोमेटिक एडवाइजर वेस्ट बैंक एनेक्सेशन आर रेड लाइन, ये इनके सबसे इत्तेहादी मुल्क हैं, उनका स्टांस ये है। तो ये भूल जाएंगे, ये वेस्ट बैंक को ले जाएंगे। ये बुरे तरीके से हार चुके हैं, लेकिन ये जो वेस्ट ने तमाशा लगाया है वो अभी भी हेजिटेंट है इस तमाशे को खत्म करने के लिए, लेकिन इस तमाशे को आखिरकार खत्म होना है। यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि वो गजा का जो एग्रीमेंट है उसमें अपना किरदार अदा करेगा और उसमें शामिल होगा। और देखिए टर्की क्या इस वक्त किरदार अदा कर रहा है। टर्की के जो लॉ मेकर्स हैं और उनके बड़े लोग हैं, वो जेनोसाइड को यूरोप के अंदर जो है वो बयान कर रहे हैं कि ये वहां पर हुआ है। टर्किश लॉ मेकर्स रेज टॉपिक ऑफ गाजा जेनोसाइड इन यूरोप, वहां पर जाकर बता रहे हैं कि इजराइल ने क्या किया। दूसरा, उर्दगान जो है वो गल्फ के दौरे पर निकले हुए हैं। पहले वो कुवैत गए, फिर कतर गए और अभी वो ओमान के अंदर है। और उर्दगान हेल्स टर्की एंड कतर पार्टनरशिप फॉर स्टेबिलिटी इन दोहा विजिट, और प्रेसिडेंट उर्दगान विजिट ओमान हिज लास्ट स्टॉप ओवर इन गल्फ। और इसके साथ एक अगली बात यह है, F-35 के ऊपर अमेरिका प्रेशर में है, और साथ ही यूरोप जो है वो यूरो फाइटर टर्की को देने जा रहा है। इस खित्ते का बैलेंस ऑफ पावर बड़ी जल्दी बदलने जा रहा है। एक तो जो सऊदी अरेबिया के साथ डील होने जा रही है, दूसरा टर्की का ये जो मिलने जा रहे हैं। टर्की स्टेप्स अप पुश फॉर यूरो फाइटर एंड F-35 जेट्स टू रीइंफोर्स एयर पावर। उधर टर्की की फौज गजा में आ रही है और नेतन्याहू कह रहा है कि बिल्कुल मैं टर्की को गजा में अलाउ नहीं करूंगा। हेरेट्स ने फलस्तीनियों के बारे में लिखा है, फलस्तीनी ये कह रहे हैं कि वी सर्वाइव्ड बट दिस इज नॉट लाइफ, गाजन्स फील रिलीफ मिक्स्ड विद ड्रेड इन डे आफ्टर। तो सर्वाइव तो हो गया है, लेकिन ये कोई जिंदगी तो नहीं है। मलबे के ढेर के ऊपर जब वो बैठे हुए हैं और उस तरह से इमदाद भी नहीं मिल रही, तो बहुत जल्दी के साथ फलस्तीनियों के रिलीफ के लिए काम करने की जो है वो जरूरत है। और आलमी सतह के ऊपर जो बड़ी तब्दीली आ रही है वो जर्मनी और अब जापान, ये दोनों मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी आलमी जंग में दोनों को शिकस्त हुई और पहली बार ये ऐसा हो रहा है इस टाइम के अंदर। देखिए ना जरूरत क्या पेश आई है, ये बड़ी संजीदा कौमें हैं और जर्मनी ने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं और कई दहाइयां उन्होंने इस मिलिटराइजेशन की तरफ नहीं गए, अब जा रहे हैं। तो कोई कुछ ऐसा है तो वो जा रहे हैं, कई दहाइयां वो नहीं गए, कोल्ड वॉर में भी उस तरह से नहीं गए, अब जा रहे हैं। जापान टेल्स ट्रम्प वी आर आर्मिंग अप ऑन आवर टर्म्स। जो नई प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बड़ी हार्ड लाइनर हैं ऑन सिक्योरिटी। तो ट्रम्प जब वहां पर दौरा करने जा रहे हैं तो मिलिट्री बिल्डअप का वो इरादा रखती हैं। अच्छा, अब ये बार बार 2027 का जिक्र आएगा। प्यूटन की बात आप सुनेंगे तो 2027, 2028 यहां तक तैयारी मुकम्मल कर लो। उधर ताइवान का मसला आएगा, 2027, 2028 तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। आज जापान भी यही डेट दे रहा है। तो ओवरऑल इमेज अजम्पशन यही है कि अगर किसी इंस्टेंट वाकये की वजह से जंग नहीं छिड़ती तो ये 2 सालों के अंदर ये सारी जब वो तैयारी कर रहे हैं कि फिर तो जंग होने ही जा रही है। यानी जिस डायरेक्शन में मामला चल रहे हैं यूक्रेन में, अगर जंगबंदी नहीं होती और किसी इंस्टेंट वाकये की वजह से दोनों की बरह जंग भी नहीं होती तो 2027-28 तक एक तो ये अजम्पशन है कि जो चाइना के सदर हैं उन्होंने अपनी फौज को ऑर्डर कर दिया है और 2027 तक वो तैयार होगी ताइवान पर हमला करने के लिए। इसके लिए बाकायदा अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। तो आज जापान ने वो 2027 वाला जो है वो इस्तेमाल किया है। जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको वो डबल करने जा रहे हैं। चेंजिंग द वॉरफेयर रियलिटीज के मुताबिक वो अपने आप को तैयार करने जा रहे हैं। साइबर अटैक्स, ड्रोन्स और पोस्ट यूक्रेन बैटलफील्ड से जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। ट्रंप ये चाहते हैं कि जापान जो है वो उनको मजीद पैसे दे, अमेरिका से मजीद असलहा खरीदे और जो अमेरिकन फौज वहां पर बैठी है उनको ज्यादा पे करे। विद चाइना ब्रिसलिंग नॉर्थ कोरिया फायरिंग मिसाइल्स एंड ट्रंप डिमांडिंग रिसिप्ट्स। यानी चाइना ताकत बढ़ा रहा है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल फायर कर रहा है, ट्रंप कह रहा है और पैसे दो। तो दरमियान में अब जापान जो है उसने अपना फैसला करना है। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। उधर जो है वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो एक एस्केलेशन हुई है। एक तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का बड़ा अहम तरीन मुआहदा हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। ट्रंप जो है तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है और दोनों में डील हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जाएंगे माइनिंग पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर और जो चाइना की डोमिनेंस है उसको तोड़ने के लिए। देखिए तेजी के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। और अभी क्या हुआ है, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी वायलेशंस और प्रोवोकेशंस हमारे खिलाफ बंद करे। तो ये एक फटा इनका वहां पर हुआ है। और देखिए नेदरलैंड जब वो चाइना के साथ टॉक्स कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, यानी अब आप देखिए, यानी चाइना उसके खिलाफ तैयारी मुकम्मल है, लेकिन चाइना के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो रेयर अर्थ मिनरल्स है। यूरोपियंस वहां पर जा रहे हैं। और अगली खबर देखिए,
जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इस वक्त चाइना बन गया है। अमेरिका को सरपास कर दिया है चाइना ने। जर्मनी इस वक्त अपनी सबसे ज्यादा ट्रेड जो है 2025 में उसकी चाइना के साथ हुई है, ना कि अमेरिका के साथ। तो ये एक डिपेंडेंस है यूरोपियन की, वेस्टर्न की, चाइना के साथ, उनकी बड़ी इकोनॉमी और साथ रेयर अर्थ मिनरल्स, और उधर उनके खिलाफ मुकम्मल जंग की भी तैयारी। तो ये बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।